वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस सर्विंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ए 65 वर्ष, बी 68 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 60 वर्ष। इसका सही जवाब है 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और कुछ बातें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यह आयु संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़ी कुछ और बातें। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। जिला जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शकूर खान और पन राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शकूर खान एंड पीटी राम नारायण आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए सरोद, बी सितार, सी बीन, डी सारंगी। इसका सही जवाब है सारंगी। शकूर खान और पंडित राम नारायण के बारे में और कुछ बातें। शकूर खान और पंडित राम नारायण दोनों प्रसिद्ध संगीतकार थे जो सारंगी बजाते थे। सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय तार वाला वाद्य यंत्र है। सारंगी वादकों की प्राथमिक पीढ़ी के परास्नातकों में हनुमान प्रसाद मिश्रा, सगीरुद्दीन खान, मम्मन खान, अब्दुल लतीफ़ खान और बुंदू खान भी शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वॉज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5-year प्लान? ए 1.1%, बी 4.1%, सी 2.1%, डी 3.1%। इसका सही जवाब है 2.1%। पंचवर्षीय योजना के बारे में और कुछ बातें। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता। जब योजना का लक्ष्य केवल 2.1% जीडीपी की वृद्धि हासिल करना था, तो विकास दर 3.6% तक पहुंच गई, जिससे भारत में एक ऐसा विशाल आर्थिक विकास हुआ जो कई वर्षों से नहीं देखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? Who was the author of the book The Golden Threshold? A. Dr. Rajendra Prasad, B. Sarojini Naidu, C. J. Ray Bhutto, D. Jawaharlal Nehru। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में और कुछ बातें। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। यह पाठ 1905 में प्रकाशित हुआ था जब नायडू केवल 26 वर्ष की थीं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड में कविताओं का चयन उनके अपने जीवन से प्रेरित था और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिंगिट इनमें से किस देश या क्षेत्र की मुख्य मुद्रा है? रिंगिट इज द मेन करेंसी ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज और रीजन्स? ए ब्रांड, बी तुर्कमेनिस्तान, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। इसका सही जवाब है मलेशिया। रिंगिट के बारे में और कुछ बातें। रिंगिट मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसे मलेशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सांची आर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सांची कला के बारे में और कुछ बातें। सांची कला उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़ी है। सांची कला स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ी थी। सांची शब्द हिंदी के शब्द संध्या से लिया गया है। सांची कला में भारतीय पौराणिक कहानियों को दर्शाया जाता है। इसमें कृष्ण की लीलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सांची कला को देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में लड़कियां घर की दीवारों पर सांची बनाती है। सांची कला में कागज पर जटिल चित्र रूपांकन किए जाते हैं। सांची कला का इस्तेमाल पूजा स्थलों को सजाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इन विच स्टेट तरनेतर फेयर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश,
डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है गुजरात। तरनेतर मेला के बारे में और कुछ बातें। तरनेतर मेला गुजरात के सुरेंद्रनगढ़ जिले में स्थित तरनेतर गांव में मनाया जाता है। यह मेला हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्र महीने में यानी अगस्त या सितंबर में आता है। यह 3 दिनों तक चलता है और राज्य पर्यटन विभाग इसे भव्य तरीके से आयोजित करता है। इस मेले में लोक नृत्य, संगीत, वेशभूषा, भोजन, कला और संस्कृति का आयोजन होता है। तरनेतर मेले के बारे में कुछ खास बातें। यह मेला त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला सौराष्ट्र जनजाति के लिए मुख्य रूप से है। इस मेले में भरवाड़, खांड, कोली, रबारी, चारण, कनबी, काथी, हरिजन और देशरबारी जैसी अन्य जनजातियां भी शामिल होती है। इस मेले में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। यह मेला गुजरात के सबसे पारंपरिक और जीवंत त्योहारों में से एक है। यह मेला भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तरनेतर गांव अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है। राजकोट तरनेतर गांव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है नागालैंड। बांग्लादेश के बारे में और कुछ बातें। बांग्लादेश नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश भारत के इन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भारत है। बांग्लादेश के पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ रिटन द नॉवल द माउंटेन ऑफ लाइट? ए अनुकृति उपाध्याय, बी मीना कंडासामी, सी इंदु सुंदरेशन, डी जरीन खान। इसका सही जवाब है इंदु सुंदरेशन। इंदु सुंदरेशन के बारे में और कुछ बातें। उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट को इंदु सुंदरेशन ने लिखा है। इंदु सुंदरेशन ने 20वीं पत्नी, गुलाब का पर्व और शैडो प्रिंसेस जैसी किताबें भी लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ तबला प्लेयर? ए रामदास शर्मा, बी जाकिर हुसैन, सी अल्लाह रखा, डी अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है रामदास शर्मा। रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। तबला वादकों के कुछ नाम शिवनारायण जोशी और परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खा, शौकत हुसैन खा, जाकिर हुसैन, विजय घटे। तबले से जुड़ी कुछ और जानकारी। अमीर खुसरो को तबले का जनक माना जाता है। अल्लाह रखा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट? ए क्रिसमस, बी ईस्टर, सी गुड फ्राइडे, डी पाम संडे। इसका सही जवाब है क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में और कुछ बातें। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। क्रिसमस, जिसे ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? Which of the following places receives the least rainfall during the monsoon season? A. केरल, B. असम, C. राजस्थान, D. मेघालय। इसका सही जवाब है राजस्थान। भारत में मानसून के बारे में और कुछ बातें। भारत में मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर जिले के रुएली में होती है। यहाँ सालाना औसतन 8.3 सेंटीमीटर बारिश होती है। भारत में कम बारिश होने वाले कुछ और स्थान: लद्दाख की राजधानी लेह, गुजरात का कच्छ, मध्य प्रदेश का बालागीर क्षेत्र। इन जगहों पर कम बारिश होने की वजह लेह हिमालय पर्वतमाला के पास है, जो मानसून की हवाओं को रोकता है। लेह ऊंचाई पर स्थित है, जो बारिश के लिए अनुकूल नहीं है। लेह एक शुष्क क्षेत्र है, जहां बहुत कम नमी होती है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है।
यह शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? Who among the following was not a ruler of the Tughlaq dynasty? A. Muhammad bin Tughlaq. B. Rukunuddin Tughlaq. C. Ghayasuddin Tughlaq. D. फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है रुकनुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बारे में और कुछ बातें। तुगलक वंश के कुछ प्रमुख शासक ये रहे: गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के बारे में कुछ और जानकारी। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत और भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने विदेशी, आंतरिक और बाहरी नीतियों में कई बदलाव किए। तुगलक वंश के शासन का अंत अमीर तैमूर के आक्रमण के साथ हुआ। मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास वजीराबाद मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? Which scientist first used the word gene? A. Johansen. B. W. Watson. C. Ernest Haeckel. D. Carlyle. इसका सही जवाब है जोहानसेन। जोहानसेन के बारे में और कुछ बातें। डेनिश वनस्पति शास्त्री और आनुवंशिकीविद विल्हेम लुडविग जोहानसन 1857 से 1927 ने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने साल 1909 में आनुवंशिकता की इकाइयों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जीन शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द जीन या पेंगेन से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जोहानसन ने जर्मन शब्द पेंगेन को छोटा किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? Who among the following was the first president of BCCI? A. R. Grant Cowan. B. Anthony D. Melo. C. Roger Binney. D. J.C. Mukherjee. इसका सही जवाब है R. ग्रांट कोवन। BCCI के बारे में और कुछ बातें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पहले अध्यक्ष R. ग्रांट कोवन थे। R. ग्रांट कोवन एक व्यवसायी थे और गोवन ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। वे एक उत्साही क्रिकेटर भी थे और बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेले थे। वे 1928 में बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए और 1933 तक इस पद पर रहे। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह है। जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। को भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ए. अरिजीत सिंह। बी. मिल्खा सिंह। सी. नवजोत सिंह। डी. खुशवंत सिंह। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के बारे में और कुछ बातें। भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपनाम पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दिया था। साल 1960 में पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को हराया था, जिसके बाद उन्हें यह उपनाम मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? ए. 2019। बी. 2009। सी. 2015। डी. 2017। इसका सही जवाब है 2019। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस अधिनियम के जरिए जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी निरस्त किया गया। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ और बातें। इस अधिनियम के लिए विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा ने पारित किया था। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? आफ्टर विक्ट्री ओवर शाकास, चंद्रगुप्ता टू इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स?
ए स्वर्ण, बी चांदी, सी तांबा, डी कांसा। इसका सही जवाब है चांदी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। इन्हें रूपक नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और खास बातें। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय और वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मालवा और इसके प्रमुख शहर उज्जैन की समृद्धि में योगदान दिया था और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। गुप्त वंश ने जारी किए गए सिक्कों में तांबे के सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी वॉज ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के बारे में और कुछ बातें। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उनके शासनकाल की अवधि 240 से 280 ईस्वी थी। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच शासक बने। गुप्त वंश के कुछ और शासक और उनकी उपलब्धियां। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला महान शासक, वह महाराजाधिराज कहलाने वाले पहले शासक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बने। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने विजय के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर विजय हासिल की। कुमारगुप्ता और स्कंदगुप्ता, इनके शासनकाल में हूणों के आक्रमण के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से किस पहाड़ी से चिह्नित है? Which of these hills marks the southernmost point of the peninsular plateau? A. Anaconda, B. गिरनार, C. नीलगिरी, D. वेलिकोंडा। इसका सही जवाब है नीलगिरी। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी पहाड़ियां उस बिंदु को चिह्नित करती हैं जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इस संगम को नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों को किस देश से अपनाया गया था? The ideals of justice of the Indian Constitution were adopted from which country? A. Japan, B. USSR, C. US, D. UK। इसका सही जवाब है USSR। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया था। इन आदर्शों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। इनका मकसद एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज बनाना है। भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में है और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ और बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से अपनाया गया है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।